Hello friends, this is CMA Debashish Goswami and I welcome you to CFR Solution। तो सारे जितने भी MCQs होंगे उसको अपन तुरंत सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरा जो प्रेडिक्शन पेपर था उससे कितना प्रेडिक्शन फंसा नहीं फंसा, आपका पेपर का पैटर्न कैसा था इस बार, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आए, सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स 12 का क्वेश्चन है। इंडेक्स 12 इंपॉर्टेंट रहता ही है हमेशा। वैसे भी क्या मांग रहा है यहाँ पे कि क्या क्या आइटम हम लोग को डिस्क्लोजर करना है, ये पूछ रहा है। तो सब्सिडरी का नाम हमको बताना होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में नहीं बताना होता है, एंड ऑफ द पीरियड। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप, ये तो आपको बताना ही रहता है भैया, इनसे में आपको कितना प्रोपोर्शन है। इसके बाद एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये भी बताना होता है। तो ए, सी और डी जिसमें होगा वो करेक्ट है। तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कौन सा सच नहीं है। तो क्या ये नेसेसरीली स्टैंड अलोन रिपोर्ट होगा? ठीक है। फ्रेमवर्क इज रिटन प्राइमरीली फॉर प्राइवेट कंपनी, ना। अ रिपोर्ट रिक्वायर्ड एज पर लोकल लॉ, ना। तो नॉट ट्रू जो है वो चारों ही गलत है, मतलब तीनों ही गलत है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? डेटा कलेक्शन तो है, एक्सेस एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, ये देखना भी होता है। मिस अप्रोप्रिएशन तो कहीं नहीं हो रहा है, ये देखना भी होता है। बस ये टैक्स कलेक्शन का काम उनका नहीं होता, वो तो BFBDT वाले करेंगे। इसमें अकाउंट्स वालों को कोई मतलब नहीं है। इगास 1 का एक सिंपल क्वेश्चन है। इगास 1 जो होता है वो गारंटी गिवन बाई गवर्नमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको बताता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अर्निंग कॉल में क्या नहीं आता? एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता। अगला, लीज रेंटल और हायर परचेज में अगर आपको NBFC का क्वेश्चन पूछा है, कब अपन उसको NPA ट्रीट करेंगे? NPA ट्रीट करने के लिए आपको 3 महीने तक ओवरड्यू करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने 100% एक्वायर कर लिया है। इनिशियली हमने पे किया है 20 लाख, फिर हमने फर्दर पेमेंट करना है 2 लाख, 3 बार पेमेंट करना है 2-2 लाख, और हर साल पेमेंट करेंगे। डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%। तो एक तो आप PC निकालना है आपको, तो ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। PC निकालना है आपको। सबसे पहले 20 लाख तो आप ऐड कर ही दीजिए, फिर उसके बाद 2 लाख आप ऐड करेंगे इंटू PVIFA ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। तो क्या क्या रेट होता है? अब तो 10% यार इतनी बार हो गया कि याद हो चुका है, पर फिर भी हम लोग 1/1.1 कर लेते हैं। M प्लस उसके बाद GT इंटू 2 लाख। तो ये आपके सामने जो अमाउंट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 497,400 है ना। तो ये अगर आप इसको मिला देंगे टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 24,97,400 आ रहा है मेरा, मतलब राउंड ऑफ हो गया है। तो 360 आप इसको ले लीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। PC तो आपका आ गया, इन दोनों में से कुछ एक होगा, C या D में से। ये वाला तो नहीं होगा, C या D में से कुछ होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, गुडविल मांग रहा है। गुडविल कैसे आएगा आपका? जितना भी आपका नेट एसेट है, नेट एसेट से ओवर आपने जितना भी दिया होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? आपका गुडविल। जब भी नेट ओवर से ज़्यादा आप PC देते हैं उसको गुडविल बोलते हैं अपन। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट एसेट तो आपका 22 लाख है और आपका जो PC है वो ये वाला अमाउंट है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,97,000। आगे आ जाते हैं। क्वार्टरली रिपोर्टिंग के ऊपर बात आया है, क्वेश्चन आया है, तो इसके ऊपर जो इंडेस एप्लीकेबल होता है वो होता है इंडेस 34, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। बोनस मार्किंग देगी कि नहीं देगी मुझे नहीं पता, लेट्स सी। पहले तो क्या बोल रहा है कि पहले जो क्वार्टर है उसमें 3 करोड़ कमा रहे हैं, पर अगले 3 क्वार्टर में अपन 1-1 करोड़ का लॉस करेंगे, तो हमारा टैक्स हो जाएगा 0। तो क्या आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना है, कोई टैक्स एक्सपेंस पे करना है कि नहीं करना है? और अगर करना है तो फर्स्ट में कितना करेंगे और फोर्थ में कितना करेंगे? तो सुनिए मेरे भाई, 30% का टैक्स रेट दिया हुआ है, तो 3 करोड़ इंटू 30% कर दो, ये आपका पहले क्वार्टर का हो गया, जो कि हो जाएगा 90 लाख। और फिर आखिरी क्वार्टर में आपको लॉस हो रहा है ना, तो उस लॉस को अपन रिवर्स करते हैं। तो यानी 1 करोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, 1 करोड़ का 30% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 लाख नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो क्वेश्चन तो इजी है, मतलब कि अगर आपको इंडेक्स 34 नहीं भी पता होगा तो इतना सा आप कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटू ही करना है टैक्स रेट से। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं अपन। 9 है, हाँ 9 है। 9 के ऊपर आ जाते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, FCCTS वाला क्वेश्चन आ गया आपका। इंडेक्स 36 का क्वेश्चन आया है, आता ही है, हर बार ही आता है इंडेक्स 36। क्या बोल रहे हैं, 51 लाख का हमने मशीन खरीदा था 23 को, 5 साल की लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख है। डेप्रिसिएशन आप बताइए स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कितना होगा?
और फिर इस हिसाब से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमारे बुक में जो वैल्यू है वो बुक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो बुक में वैल्यू कितनी दिख रही होगी, तो डेप्रिसिएशन कितना है 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 10 लाख का। 51 लाख में से 10 लाख का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देंगे तो बुक में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 41 लाख। तो ये हमारे बुक में दिख रहा है 41 लाख का, तो ये हो गया हमारा कैरिंग अमाउंट। अब इन दोनों में से विच एवर इज हायर को चूज करते हैं। हायर क्या हो जाएगा हमारा 36 लाख हायर हो जाएगा। तो 41 में से 36 लाख को माइनस करोगे तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ जाएगा आपका 5 लाख। तो करेक्ट आंसर है 5 लाख। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आ जाते हैं अपन। ये थोड़ा सा शायद ना क्वेश्चन छुप गया है, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट खरीदे हैं 4 लाख रुपए का, यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल का है, रेसिडुअल वैल्यू उसका 40,000 है, उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन निकाल के दे दिया है। डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 36,000 का आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट को कंसल्ट किया गया और बोल रहे हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है अभी 7 साल है। यानी आपका पीपीई का क्वेश्चन है, पीपीई में आपको रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। तो अभी देखिए 36,000 का तो हमारा डेप्रिसिएशन 3 साल तो हमने चार्ज कर लिया है, 10 साल का लाइफ है, अभी वो आके बोल रहे हैं 7 साल है, 3 साल तो भी हमने चार्ज कर लिया है। तो 36,000 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36,000 का डेप्रिसिएशन है ना, 36 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1,08,000। कितने साल किया अपन ने, खरीदा है 2019 में और अभी 1/4/2023 की बार बात कर रहे हैं, तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 4 साल का, 4 साल का होगा। 36,000 इंटू 4 करेंगे 1,44,000। तो 1,44,000 का डेप्रिसिएशन तो आपने चार्ज कर लिया होगा। एसेट की वैल्यू कितनी थी, 4 लाख थी, 4 लाख में से 1,44,000 का डेप्रिसिएशन गया तो बचा कितना होगा आपका, बचा है आपका 2,56,000 है ना, इतने का आपका कैरिंग अमाउंट दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू भी दिया हुआ है 46,000 का, यानी अपन क्या करेंगे 2,56,000 माइनस 46,000 का रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 7, ये करने का आंसर 30,000 का आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन से इंडेक्स लगाना है और बोल रहा है प्रॉफिट आप बताइए। तो हमने इसका कैरिंग अमाउंट दिखाया 15 लाख का, फेयर वैल्यू दिख रहा है 22.5 लाख, फेयर वैल्यू उसकी एक्सचेंज करने पे आता है 30 मिलियन, तो ये तो अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रायोरिटी 2 पे रखते हैं, प्रायोरिटी 1 पे तो आपका यही रहेगा। उसके बाद एडिशनल कैश है, ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जगह इफेक्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। तो 22.5 में से सीधा आप 15 माइनस कर देंगे तो 7.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है, प्लीज देखिएगा, स्टडी मैट के एमसीक्यूज में ये दिया हुआ है। तो देखिए कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, तो मैक्सिमम उतने अमाउंट कैपिटलाइज हो सकता है जितने का आप इंडिया में रहते तो आप बोरिंग करते। तो $22,000 इनटू एक्सचेंज रेट अगर आप लेते तो कितना लेते, 45 का लेते, और आपका जो रेट है वो कितना है 11% है, तो इन तीनों को इंटू कर दीजिए। तो 22,000 इंटू 45 इंटू 11%, ये आ रहा है 1,08,900। इतना ही मैक्सिमम आप ले सकते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,08,900। आगे आ जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया है ना, तो मुझे मत बोलना कि भैया और भी अलग तरीके से भी किया जा सकता था, किया जा सकता था, मैंने हल्का सा शॉर्टकट ले लिया है। ये थोड़ा हाँ पेजेस ना थोड़े से आगे पीछे थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किया इक्विटी में और 25% हमने एक्वायर किया 2 लाख रुपए का, और क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट हमको 20,000 का हुआ, ओसीआई आया हमको 4,000 का, यानी टोटल कितना हो गया 24,000। डिक्लेयर किया डिविडेंड, क्या डिक्लेयर डिविडेंड लेते हैं, नहीं डिक्लेयर डिविडेंड नहीं लेते। अगर डिक्लेयर नहीं करता, अगर सच में दिया होता तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कितना लिया है 25% हमारा है, तो 24,000 इंटू 25% कितना हो जाएगा आपका 6,000। पहले से हमारी वैल्यू 2 लाख तो थी, 2 लाख में ये 6,000 आप ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 2.06 लाख, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिफर्ड टैक्स कितना बनेगा डीटीए का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को दिख रहा है क्योंकि 400 लाख का कॉस्ट है जिसमें 80% सब्सिडरी को दिया गया है और 50% अभी भी यहाँ पे क्या है लाइंग है। कितने में बेचा गया 480 में, तो 480 में बेचा गया जबकि उसका असली कॉस्ट कितना है 400 ही है। तो टोटल 80 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 80 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 50% अभी तक है, तो ये आपका अनरियलाइज्ड गेन वाला पार्ट हो गया। अनरियलाइज्ड गेन कितना हो गया, यानी आपका 40 लाख हो गया।
अब टैक्स का रेट कहाँ है, ये रहा था एक्स का रेट 30%, इंटू 30% कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, कितने का डी आ जाएगा, 12 लाख का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, गेन और लॉस आपको निकालना है जो अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 50% ऑफ वोटिंग पावर हेल्ड करता था, कैरिंग वैल्यू कितना है, 1.5 लाख है। अभी आउट ऑफ 50% हमने सेल कर दिया, कितने का, 20% हमने सेल कर दिया है थर्ड पार्टी को, कितने रुपए में, 1,20,000 में। और रिटेन अर्निंग जो है वो कितना है हमारा, 1,80,000 है। अभी हमारे पास 1,80,000 का वैल्यू बचा है। तो 1,80,000 का वैल्यू हमारे पास बचा हुआ है, 1,20,000 हमको मिला है, और जबकि ये चीज़ थी कितने की, 1.5 लाख रुपए की थी। समझ रहे हैं हम बात को, 1,80,000 हमारे पास पड़ा है अभी भी, 1,20,000 हमने बेचा तो हमको वो मिल गया, कैश में मिल गया। और हमने एक्चुअली लगाया कितना था, हमने जो लगाया था उसका कैरिंग वैल्यू था 1.5 लाख, तो ये हमारा आउटफ्लो है। तो इसको माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1,50,000 गेन हो रहा है ऑब्वियसली आपका, क्योंकि इनफ्लो आपका ज़्यादा और आउटफ्लो आपका कम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोल रहा है भैया, लीज का क्वेश्चन है, 9 साल का लीज है, ठीक है। इसके बाद स्टैंड अलोन अग्रीमेंट हैज नॉट प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, स्टैंड अलोन नहीं हो सकता, सेपरेट लीज कंपोनेंट। तो आपको लीज लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी कितनी आएगी वो आपको यहाँ पे निकालनी है। तो लीज लाइबिलिटी का यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, लीज लाइबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, यानी ये क्वेश्चन हो गया इंडिया 16 का 116 का, सॉरी इंडिया 116 का लीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टर्मिनेट हो जाएगा और नया लीज यहाँ पे बनेगा, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन जैसा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो लीज के अंदर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो डेवलप किया एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अलग अलग कॉस्ट है, रिसर्च का इतना है, डेवलपमेंट का इतना है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो फेज है उसको आपको अलग अलग यहाँ पे बांटना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कितना अपन रिकॉग्नाइज करें यहाँ बता दीजिए। फेयर वैल्यू आपको दिया हुआ है डिस्पोजल का, क्या क्या चाहिए हम लोग को, इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, तो इंडिया 36 का क्वेश्चन आ गया। कितना एक्सपेंस लेंगे, कितना कैपिटलाइज करेंगे, इसके लिए आपका इंटेंजिबल एसेट इंडिया 38 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और फिर कैरिंग अमाउंट आपको बताना है। तो 38 और 36 दोनों का एक मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, दो अलग अलग मार्केट है यहाँ पे, दोनों एक्टिव है। आपको बेसिकली इंडेस 113 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। प्रिंसिपल मार्केट अगर होगा, एक्स अगर प्रिंसिपल मार्केट होगा तो क्या करेंगे, वहां पे सीधा आपकी जो वैल्यू है उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे और सीधा ले लेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट दोनों ही नहीं है तो पहले दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो भी हायर आएगा वो वाले मार्केट में जाएंगे और जाके वहां पे आपका फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपका फेयर वैल्यू का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं अपन। मांग क्या कह रहा है, गुडविल मांग रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो गुडविल का क्वेश्चन आ गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसा है, ओवरव्यू दे रहा हूँ उसमें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, देखने में तो लग रहा है कि हल्का सा शायद परेशान किया होगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में क्या पूछ रहा है, बोरो किया है फंड समथिंग का 20 करोड़ का, रीपेबल हो रहा है बुलेट पेमेंट की तरह, इंटरेस्ट 5% का लग रहा है, मार्केट रेट लेकिन 8% है, यानी ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी आपको एसीएम मेथड यहाँ पे लगाना है। क्या लगाना है आपको, एसीएम मेथड यहाँ पे लगाना है। तो एक बार आप कंप्रेस करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, अनकंप्रेस करेंगे, यानी एक बार सारे अमाउंट को लेके आप 8% से डिस्काउंट करेंगे, जो अमाउंट आएगा फिर धीरे धीरे हर साल उसको खोलेंगे। अगला क्वेश्चन 5B आ गया, ये पक्का बीसी या सीएफएस का क्वेश्चन होगा। अच्छा नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट सिंपल दिख रहा है मेरे को, सेकंड पॉइंट भी सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये आपका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए इसके बाद आगे आ जाते हैं। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ 30% इन्होंने दिया है, इंडेक्स 28 के बारे में बताना है आपको। उसके बाद नेट एसेट का कुछ दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, एक्वायर किया है बाद में 70%। अब आपको डेट ऑफ एक्विजिशन बताना है, गेन बताना है, गुडविल बताना है, और फिर एक्विजिशन डेट को क्या क्या एंट्री करेंगे वो बताना है। तो प्योरली बीसी का क्वेश्चन है ये, बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सारी चीजें इसमें डाल दी गई है। इसके बाद ये सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पता नहीं कितने बार आया है, कितने बार आया है, माय गुडनेस, वापस से आ गया ये। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब इतने बार तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं आया हुआ जितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सीएफएस का क्वेश्चन है और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से ईयर में आया था मैं आपको बता दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए
उसके बाद ईवीए का क्वेश्चन आया है आप लोग को, ईवीए का क्वेश्चन आया है। सीएसआर पे क्वेश्चन आया है 7 मार्क्स का, माय गुडनेस। पब्लिक अकाउंट कमेटी पे क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। गसाप पे क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। और लास्ट में आप लोग को इम्पेयरमेंट बताना है, यानी अगेन इंड एफ 36 का क्वेश्चन आया आप लोग को 4 नंबर का। क्लियर? चलिए देखते हैं हमारा एनालिसिस में हमने क्या क्या लिया था। ईएफजी लिया था, आया क्या? नहीं आया। पैक लिया था, पैक आया क्या? 5 नंबर का आ गया। कैग आया क्या? नहीं आया। सीएसआर आया क्या? 7 नंबर का आ गया। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आया क्या? 2 नंबर का आ गया। एक्स बैरल आया क्या? नहीं आया। इंडियस 113, 112, 113 ऐसा हमने लिखा था। बेसिकली 113 जो है आपका फेयर वैल्यू का क्वेश्चन रहता है, 7 नंबर का है। डिस्क्लोजर्स आया क्या? पहला एमसीक्यू 2 नंबर का है, तो यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं। 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 9 23 नंबर यहाँ से आ गया है आपके। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मांगा है क्या? यस सर मांगा है। एनसीआई कैलकुलेशन मांगा है क्या? मांगा है। सेल परचेज का शेयर का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन किया था हमने, वो भी आया क्या? यस आया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया क्या? आया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेल और परचेज ऑफ शेयर के एक बार देख लेता हूँ। सेल और परचेज ऑफ शेयर का भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद। सेल और परचेज ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन गया आपके सामने से। इसके बाद आई थिंक हाँ, तो मेरे ख्याल से वो ना यहाँ आया, ये वाला क्वेश्चन आया था। सेल किया है आपने तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2 नंबर का एमसीक्यू पूछा था यहाँ से। 2 मार्क्स का आपका शेयर परचेज का आया था। गुडविल वगैरह निकालने का पूरा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से हो गया ये आपका 7 + 7 16 मार्क्स का ये आ गया आपका। गुडविल निकालना है पीएसए ने अप्रोच से फेयर वैल्यू से, यहाँ पे अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट बनाने बोला है आपको, और बैलेंस शीट जो सीएफएस का है मेरे ख्याल से वो 14 नंबर का है। सीएफएस का जो बैलेंस शीट है, रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था ना, वो वाला क्वेश्चन शायद तक 14, हाँ यह है आपका 14 मार्क्स का एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। बैलेंस शीट अगर कोई बच्चा पढ़ के गया होगा तो बैलेंस शीट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 14 नंबर लिख लो। इसके बाद मेरे नोट्स से और क्वेश्चन से पढ़ने वाला था बस। इंडियस 12 का 2 नंबर का क्वेश्चन आया। पीपीई का 2 नंबर का क्वेश्चन आया। पीपीई का 2 नंबर का वो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आया था। 23 जो है वो 23 102 इस बार नहीं आया, 115 इस बार नहीं आया। 23 बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन आया 4 नंबर का, 2 बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन आए। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। फिर मैंने बोला था वैल्यूएशन को सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट से पढ़ के जाएंगे तो भी हो जाएगा। अब इसमें मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं था। गुडविल और वो तो आता ही है, और उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है। 14 मार्क्स का वो आया है, पर मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ अपने वाले इसमें, क्योंकि वो तो कोई भी प्रेडिक्ट करेगा ना भाई कि वैल्यूएशन आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको अपने में नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप स्टडी मैट का क्वेश्चन बना के जाओगे तो शायद ये आपसे बन भी जाएगा। एफआई के अंदर मैंने एसीएम मेथड बोला था, ये 7 मार्क्स का है। मॉडिफिकेशन बोला था मैंने, ये आपका 7 मार्क्स का है। इंडियस 36 स्टडी मैट के क्वेश्चन मैंने बोले थे करके जाने। इंडियस 36 से 7 + 2 9 मार्क्स का एमसीक्यू है। एनबीएफसी का मैंने बोला था कि प्रोविजन वाला पार्ट पढ़ के जाना, और एनबीएफसी का आपसे वो 3 मंथ वाला हायर परचेज में क्या रहेगा वो आपसे पूछा है 2 मार्क्स का। तो ये आप ऐड कर लीजिए, 14 + 9 23, 23 + 2 हो गया आपका 25। तो वैल्यूएशन देखो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन को मैंने सिर्फ नाम लिखा है। वैल्यूएशन में क्या आएगा कहाँ से आएगा मेरे को काफ़ी डाउट था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। अदरवाइज वैल्यूएशन को आप लेंगे तो 14 मार्क्स का वो भी आया है। तो यहाँ पे 23 + 16 हो जाता है 39, 39 + 14 हो जाता है आपका 53, 53 + 8 हो जाता है आपका 61, 61 + 25 हो जाता है आपका 86। इसमें मैंने वैल्यूएशन नहीं लिया है। 86 मार्क्स का आपका पूरा यही सा है। देखिए जितनी थ्योरी मैंने लिखी थी, मैंने लिखा था कि देखो 16 से 20 मार्क्स का ना सब्जेक्टिव और एमसीक्यू में आया है। मैं मेरे को बता दो क्या मैंने गलत लिखा है? जितना मैंने लिखा है उतना आया है ना 23 नंबर का। 16 से 20 नंबर का मैंने प्रेडिक्ट किया था, वहीं से आया है। बीसी से बता दो कुछ और आया है क्या? इतना ही आया ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, सेल परचेज आया, गुडविल और एनसीए कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ आया ही नहीं। सीएफएस में चेन होल्डिंग सोचा था मैंने आएगा, नहीं आया। गुडविल आया है। बैलेंस शीट बनाने बोला था मैंने आपको, बैलेंस शीट ही आया है। इंड एस में 12 कहा था, 16 कहा था, 23 आया था, तीनों आ गया। 102 115 बस नहीं आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो टाइम बचा है, तो मैंने कहा था कि एफआई पढ़ लेना। मॉडिफिकेशन बोला था, मॉडिफिकेशन से आया। तो 75 मार्क्स का देखो मैंने लिख के गया था कि गारंटी है कि 75 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिलेगा ही। और आप यहाँ पे देख लो 86 मार्क्स आ रहे हैं। अब आपने अगर कुछ ऑप्शन में छोड़ा भी होगा, छोड़ने के बाद भी मुझे लगता है कि अराउंड 70 मार्क्स का आपने जितना मैंने लिखा अगर उसको पढ़ लिया तो आपके नंबर आ गए होंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं एमसीक्यू में मुझे ज़रूर यहाँ कमेंट करके बताइएगा। क्या गलती हो गई, क्या आप मुझसे हेल्प मांगना है आपको मांग सकते हैं आप। मेरा नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इन केस अगर आपको लग रहा है कि अगली बार भी आपको ये शीट चाहिए, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मांग लेना।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।